गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारे वसंत की पुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्न प्रारंभ कर चुके थे। कल हमने इसके कहानी से प्रश्न किए थे, जिनमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को किया था। आज हम बेटा इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। आज हम बेटा कहानी से आगे के प्रश्न करेंगे। हमारा कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। कि बेटा होता है ना कि बहुत बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई वस्तु बनाई जा रही है और हमें उसमें इंटरेस्ट आता है और हम उसे करने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपने ऐसा किया है तो आपको ऐसे ही किसी एक विषय के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना रहेगा, लेकिन एक उत्तर की रूपरेखा मैं आपको बताती हूँ, आपको उसी के अनुरूप कि यदि मैंने कुछ सीखा है तो मुझे उसे किस तरह लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे हाँ, मैंने बाजार मेले आदि में हाथ से बनी कई चीज़ों को बिकते हुए समय समय पर देखा है। मिट्टी के खिलौने, हाथ के पंखे, बांस की छड़ों से बनी टोकरियाँ, कागज की लुगदी से बनी कठपुतलियाँ, कागज और कपड़े की सहायता से बनी चिड़ियाँ आदि। इन सब को देखकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी कुछ बनाना सीखूं। हमारे घर के आसपास ही मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहता है। मैं मिट्टी के खिलौने बनाने की कला सीखने के लिए उसके पास जाने लगा। उसके द्वारा बनाए गए खिलौनों को मैंने बड़ी सावधानी से और पास से देखा। देख देख कर समझ में आया कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए पहले चिकनी मिट्टी को आटे के समान गूंधा जाता है और फिर उसे खिलौने का आकार देता है। वह उस मिट्टी को सांचों में डाल देता है और सूखने के लिए रख देता है। सूख जाने पर उन्हें सांचों से अलग कर देता है और उसे आव में पकाकर पक्का किया जाता है। इसके बाद उसे रंग कर उसका मूल आकार और रंग दिया जाता है। इस प्रकार मैंने मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि सीखी। ठीक है, ऐसे ही मैं जब छोटी थी बेटा तो हमारे पास में जो अपने मिट्टी के पॉट होते हैं ना, उनके ऊपर क्ले से डिज़ाइन बनाने का काम करती थी एक दीदी। तो मैंने वो सीखा कि किस तरह से क्ले को, है ना, एक मिट्टी होती है, उसमें फेविकोल और तेल मिलाकर आटे के समान गूंदा जाता है और फिर उसे बेल कर उससे विभिन्न तरह की पत्तियाँ और फूलों का शेप दिया जाता है और फिर उनको सुखाकर और उन पॉट्स पर चिपकाकर कलर किया जाता है। तो आपको भी ऐसी ही किसी एक कला का उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। बेटा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के अनेक राज्यों में होता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक आदि। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियाँ, सजावटी सामान, चपड़ी आदि बनाई जाती है। चपड़ी बेटा कि जैसे अपनी स्कूल में एक प्रयोग बताऊं कि बोर्ड की जो कॉपीज आती हैं उनको पैक करने के लिए, है ना, उनको पहले किसी एनवलप में पैक किया जाता है और उस एनवलप पे सील लगाई जाती है। तो वो जो पदार्थ पिघलाकर काम में लिया जाता है वो लाख होता है, उसे चपड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे है बेटा हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, है ना, कि आपने जो पाठ पढ़ा है आपने, तो उस पाठ से आपने क्या सीखा है, तो और आप अपनी अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? बेटा बड़े जोर शोर से, क्योंकि भारत में तो अतिथि देवो भव माना जाता है ना, कि अतिथि देवता होता है, तो बहुत ही आव भगत की जाती है। जैसे बदलू कितना गरीब था, लेकिन लेखक जब उनके घर जाता था तो वो दूध की मलाई खाने को देते, आम खाने को देते, उसे स्नेह से अपने पास बिठाते, मतलब जितना उनसे मन पड़ता था वो लेखक का सत्कार करते थे। तो हम कैसे सत्कार करते हैं? तो आपको इसका उत्तर लिखना है।
रूपरेखा किस तरह की रहेगी? घर में मेहमान आने पर सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करता हूँ। इसके बाद मैं उनका परिचय जानकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ और उनके पूछे जाने पर पिताजी के घर पर होने या न होने के बारे में उन्हें बताता हूँ। उनके साथ ही उन्हें मैं जल लाकर पिलाता हूँ। कुछ देर बैठने के बाद मैं उनके लिए अल्पाहार लेकर आता हूँ और इसके बाद उनके आने के उद्देश्य के बारे में पूछता हूँ। यदि मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं अवश्य करता हूँ, अन्यथा पिताजी के आने का इंतज़ार करता हूँ। उनसे विनम्रतापूर्वक इंतज़ार करने के लिए भी कहता हूँ। वे बैठना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़ता हूँ और पुनः उनका अभिवादन करता हूँ और फिर पधारना जैसा वाक्य कहकर उन्हें विदा करता हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि घर पर जब मेहमान आते हैं तो हम उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, पापा मम्मी को जाकर सूचना देते हैं कि बाहर कोई आया है ना। तो ये आपको अपनी सोच के अकॉर्डिंग उत्तर लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखो, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे छुट्टियों में नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था और आपको भी वही लगता होगा। और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, वहाँ पर नो पढ़ाई नो टेंशन, है ना, कि हम छुट्टियों में गए हुए हैं, पढ़ाई की और अपनी सारी जो रूटीन की दिनचर्या है उससे हम दूर होते हैं। और बहुत कभी कभी वहाँ हम जाते हैं तो लोगों का हमें बहुत स्नेह भी वहाँ पर मिलता है। तो इस उत्तर को हम किस तरह से फ्रेम करेंगे बेटा? कि छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचता है, वहीं उस गांव का वातावरण, वहाँ के हरे भरे खेत, वहाँ की फसलें, आम से लदे हुए पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते पक्षी, बहती हुई नदी, नदी में किलोल करते हुए पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियाँ भी मुझे मेरे मामा के घर खींचकर ले जाती है। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास में इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। आज हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है। इसलिए इस युग में परिवर्तन एक साधारण सी बात बन चुकी है। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है जहां परिवर्तन नहीं देखा गया, चाहे वह यातायात क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कृषि का। सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए हम कृषि का क्षेत्र ही लेते हैं। भारत की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। जहां पहले किसान अपने हाथों की सहायता से और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, वहीं आज सारे कृषि कार्य मशीनों की सहायता से किए जाने लगे हैं। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई और कटाई मशीनों के द्वारा हो रही है। इससे कम समय में अधिक काम और पैदावार में वृद्धि हो रही है, परंतु इससे किसान और मजदूर बेकार हो रहे हैं। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कि बेटा पहले ये जो सारे काम थे, खेतों में बीज बोना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, वो सारे काम व्यक्ति करते थे। और जब फसलें काटी जाती थी तो बाहर से मजदूर बुलाए जाते थे, क्योंकि इतने बड़े खेत में मान लो गेहूं की फसल है तो परिवार वाले नहीं कर सकते, तो दूसरों को ये काम दिया जाता था। तो एक रोजगार का अवसर जनरेट होता था। लेकिन अब ये सारे काम मशीन करती है और विद इन 1 डे बहुत सारी फसल काट देती है मशीनें। तो क्या हो रहा है? आदमी बेरोजगार हो रहे हैं। अब जब वो बेरोजगार हो रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें काम चाहिए, तो वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो परिवार टूटते जा रहे हैं, लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट मशीनीकरण के हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए।
बेटा यदि हम क्लास में होते तो इस टॉपिक पर हमारा एक छोटा सा वाद विवाद होता है ना, कि मैं दो पक्ष बनाती हूँ और आधे इसके पक्ष में आधे विपक्ष में बोलते कि परिवर्तन सही है और परिवर्तन गलत है ना। तो अभी आप मेरे विचार ही जानिए और कॉपी में मेरे और अपने दोनों के विचारों को मिलाकर अपना उत्तर तैयार कीजिए। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता है। इन डिजाइनों में होने वाले परिवर्तनों को हम समाज की बदलती मनोदशा, रुचि और फैशन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं और इस प्रकार की चर्चा हम आपस में कर भी सकते हैं, जैसे कि परिवर्तन अच्छे हैं कि वह हमें अन्य देशों की परंपराओं से, अन्य देशों के खान पान वेशभूषा से परिचित करवाते हैं। वहीं नकारात्मक जो पक्ष में है, विपक्ष में है, वो उत्तर देगा कि इस तरह के परिवर्तन हमारी संस्कृति को दूषित करते हैं। भारतीय पहनावे को वे कोई देखें तो धीरे धीरे पहनावा पाश्चात्य संस्कृति में रंग रहा है, जिसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। यहाँ हमें वाद विवाद भी करना था, बातचीत भी करनी है और एक छोटा सा लेख भी लिखना है। यह सच है कि बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को जहां पुरानी पीढ़ी देर से स्वीकार कर रही है, वहीं नई पीढ़ी इसे तुरंत ही स्वीकार कर लेती है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के पहले ऐसा न देखने के कारण उसका विरोध करना स्वाभाविक है। फिर वह जमाने को देखकर धीरे धीरे अपने में बदलाव ला देती है। ठीक है। तो इस प्रकार की चर्चा करके हमें एक लेख लिखना है, एक अनुच्छेद आपको लिखना है कि खान पान और रहन सहन और कपड़ों में किस तरह के बदलाव हमारे जनजीवन में आ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, कि आज हमने कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना का कार्य किया है। कल हम भाषा की बात और इससे पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को करेंगे। ठीक है। तो आपको आज तक करवाए गए इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा।